वापस आते हैं। वेलकम टू द यूपीएससी प्रीलिम्स बैच। और यहीं से हमारा शुरू होता है 99 रुपए का ये जो सफर है। और आज मैं सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं क्या क्या चीजें आज डिस्कस करूंगा लेक्चर में, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ध्यान से, इतिहास का, हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो इतिहास में 3 खंड में आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल यानी मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक। ये तीनों पार्ट इसमें कवर किए जाएंगे, जो मैं पहले भी आपको यूट्यूब पे भी तमाम ये लेक्चर प्लान मैंने बता रखा है कि कितने कितने टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आप जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और वही सारी चीजें मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं कि इतने इतने टॉपिक मेरे कवर होंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा जानना है, तो वो भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपको सजेशन देते रहेंगे। राइट, आज की जो क्लास है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टुडेज क्लास, आज की कक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु, बाइलिंगुअल रहेगा यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ध्यान से फोकस होकर सुनना है और इसको विजुअलाइज करते जाना है। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके माना जाता है कि प्राचीन भारत का जो शुरुआत होती है, जो एंशिएंट इंडिया की शुरुआत होती है, एक बहुत ताकतवर सभ्यता से शुरुआत होती है। शुरुआत का वर्ड ये वेस्टर्न कहता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है इसके पढ़ने का तरीका, नोट्स में क्या नहीं है, वो मेरी क्लास के डिस्कशन से आपको पता चलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक सभ्यता इतनी विकसित हो जाती कि वो अर्बनाइज सभ्यता होती है, तो वो शुरुआत नहीं हो सकती कभी भी। अगर हम किसी सभ्यता के बसने की शुरुआत करें तो वो इतनी उच्चतम स्तर पर नहीं होती है, इसके पहले भी बहुत सी चीजें होती हैं। और हम यही समझेंगे कि एक्चुअली में हमारा इतिहास जो है वो वेस्टर्न, एक तरह से वेस्टर्न जो सोच है उससे निकल कर आया है। और हमें अपने इतिहास को खोजने के लिए, समझने के लिए बहुत बड़ी यात्रा करने की आवश्यकता है, हमें बहुत बड़ी जर्नी करनी होगी। नेक्स्ट है सिंधु काल के मुख्य तथ्य या जानकारियां, मेन एलिमेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडस पीरियड। अगला टॉपिक है मेजर सिटीज, क्योंकि ये अर्बनाइज कल्चर था और यहां से आज की समस्याओं का हमें जवाब मिलेगा। अगला है एग्रीकल्चर, ये टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं। वाणिज्य और व्यापार, कॉमर्स एंड ट्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक शरीर में जैसे रक्त होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसके बिना ऑर्गन्स बेकार होते हैं। किसी भी सभ्यता के आगे जाने में, उसके प्रॉस्परस होने में, समृद्ध होने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो कॉमर्स और ट्रेड का होता है। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे रिलीजन के किस रूप में, ये सांस्कृतिक विन्यास का एक हिस्सा होता है, कल्चरल डायमेंशन का एक हिस्सा होता है, तो वहां पे था या नहीं, और अगर ये सभ्यता आज नहीं है तो अपनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये सभ्यता नीचे कैसे आई, पतन के क्या कारण थे, डिक्लाइन कैसे हुई, इन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। अब ये टॉपिक्स क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ चुके हैं, इससे पहले प्री का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए, आपने जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्वेश्चन की बारंबारता इन्हीं टॉपिक्स आई। हमें क्या है, ये हम बहुत ही टू द पॉइंट होकर पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए अदर बैचेस हैं, एनसीईआरटी का बैच है, कॉन्सेप्टर का बैच है, फाउंडेशन का बैच है। यहां हमें प्री को फोकस रखना है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से यहां से क्वेश्चन जो है वो पिछले 10-15 सालों में बार बार इन टॉपिक्स को टच करते हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट जर्नी, हम यहां से शुरू करते हैं। जैसा कि मेरी आदत है पढ़ाते समय, मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में घुसने से पहले उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता हूं। तो हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास हमारे किस काम का है। मैं तो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो कल ऑफिसर बनूंगा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, तो मेरे लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले अभी मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है व्हाट इज हिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है। तो इतिहास को समझाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे सी एच कार ने कहा कि हिस्टोरियन जो होता है, यानी इतिहासकार जो होता है, वो मार्केट से मछली जैसे कोई लेकर आता है और घर जाकर मछली की अलग अलग डिश बनाता है। कोई उसको जो है फ्राई करता है, कोई उसकी तरी वाली बनाता है, कोई उसकी पकौड़ी बना लेता है, अलग अलग रूप में डिश करता है। तो कहते हैं कि जो हिस्टोरियन होता है ना, वो उसी तरह से होता है, वो फैक्ट्स लेकर आता है, वो एविडेंसेस लेकर आता है, उसको अलग अलग कहानी के रूप में कह सकता है। तो साक्ष्यों के रूप में, जैसे आपने देखा होगा पूरी दुनिया में राइट विंग के राइटर, लेफ्ट विंग राइटर, तो एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से कहते हैं। और अब देश में तमाम तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, तमाम विवाद चल रहे हैं साक्ष्यों को लेकर, वो इसी को लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब होता है देखने का नजरिया। पहले अगर हम बात करें, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं, लेकिन अब ऑफिसर इसको कैसे समझेगा, क्योंकि ये तो हिस्टोरियन का जो है, इतिहासकारों का ये सेगमेंट है। एक आम इंसान कैसे समझेगा, एक आज का यूथ कैसे समझेगा, मेरी इस क्लास में वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल कैसे होगा, उसको समझाने के लिए आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखा है। और ये पिक्चर है हमारे एक वृक्ष का। तो जो वृक्ष होता है, आपने देखा होगा कि आपके सामने विजुअलाइजेशन होता है, ये इसकी पत्तियां होती हैं, इसमें खूब फल लगते हैं, ठीक है, और इसमें फूल आते हैं, तो ये बड़ा सुंदर लगता है। फूल खिलते हैं, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होते हैं। इसका एक तना होता है जो इसको बड़ी मजबूती से खड़ा रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो पेड़ के 3 हिस्से होते हैं अगर हम बात करें,
तो ये हो गया हमारा जो फूल हो गया, फल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये हमारा होता है। दूसरा तना हो गया यानी स्टेम, और तीसरा रूट्स हो गए जो दिखते नहीं हैं, रूट्स यानी जड़ हो गई। अब इतिहास को मैं इस रूप में समझाता हूं। हमारे मनुष्य के जीवन में, हमारी दुनिया में 3 हिस्से होते हैं। भविष्य, एक आगे आने वाला समय, वर्तमान जिसमें हम जी रहे होते हैं, जिसमें अपना काम कर रहे होते हैं, और एक हमारा अतीत होता है। और ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये तीनों अलग अलग हिस्से नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारा भविष्य कैसा होगा, भारत में आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन, उनको कैसी शिक्षा मिलेगी, कैसा स्वास्थ्य मिलेगा, देश कितना संप्रभु होगा, सॉवरेन होगा, कितना ताकतवर होगा, डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा होगा, हमारे लोगों को दोनों वक्त का खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये आने वाले वो फल हैं, वो फूल हैं जिसके लिए वर्तमान पीढ़ी काम करती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम नीतियां बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम लगातार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम अपनी नदियों को संरक्षित कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका जो है वो फ्रूट मिल सके। तो ये हो गया, जो फल है वो हमारा फ्यूचर है, दिस इज अवर फ्यूचर। ये जो फ्यूचर होता है वो आज पे डिपेंड होता है, आज आप कितना काम कर रहे हैं। आज आप राष्ट्र के विरोध में भी काम कर सकते हैं, आज आप किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में भी आ सकते हैं। फॉरेन जो कोई कंट्री है वो भारत से कह रही तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, और ये भी हो सकता है कि हम दमदार तरीके से खड़े हों और अपने लिए खुद से डिसीजन लें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएं, हम भ्रष्टाचार को रोकें, हम अपने गरीबों को जो है उनका हक दें, हम उनके लिए लड़ाई लड़े। जब आप डीएम बनकर जाएं, जब आप एसएसपी बन के जाएं, तो उनको उनका न्याय दिलाएं, उनको उनका हक दिलाएं। तो ये वर्तमान है। तो ये जो वर्तमान है ये वो उस मजबूत तने की तरह होता है जो आने वाले जो भविष्य है उसको पोषण प्रदान करता है। लेकिन इन दोनों को जो बेस देता है, अब जरूर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पे पहुंच रहा हूं, वो जो दिखाई नहीं पड़ता वो हमारा पास्ट है, वो हमारा पास्ट है जो हमारी इस पूरी सेगमेंट में, जो ये पूरी जमीन से पोषण लाकर दे रहा है, जो हमें मजबूती से खड़ा रख रहा है, जो हमें हर आंधी तूफान, ये जो समय का चक्र चल रहा है इससे हमें बचा रहा है, वो होती हैं जड़ें। तो ये जड़ें जो होती हैं वो हमारा पास्ट है, ठीक है, यही हमारा इतिहास है। इतिहास क्या होता है? हमारे पास्ट के डॉक्यूमेंट्स हमारा इतिहास है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पास्ट, जो हमारे कल्चरल प्रॉस्पेरिटी, हमारे सांस्कृतिक जो विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर इस पेड़ को खड़ा रहना है, ये तो आप जानते हैं ना, अगर इस पेड़ को खड़ा रहना है, क्या जड़ के बिना ये पेड़ टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा। क्या जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अगर कोई देश आने वाले समय में वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की चुनौतियों दोनों का सामना करना चाहता है, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर दोनों में मजबूत खड़ा रहना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना उस पेड़ का यानी उस देश का अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। जैसे बिना जड़ के वो पेड़ नहीं रह सकता, उसी तरह बिना अतीत, बिना इतिहास के, बिना अपनी सांस्कृतिक धरोहर पे गर्व के कभी भी कोई राष्ट्र एक ताकत, एक इज्जत और एक मान सम्मान के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इतिहास का इतना इंपॉर्टेंस है। तो वर्तमान को अगर ताकतवर बनाना है और भविष्य में उसका आनंद उठाना है, विश्व गुरु बनना है, विश्व की ताकत बनना है, साउथ एशिया के दायरे से निकलकर पूरे एशिया, पूरे नया वर्ल्ड ऑर्डर का चैंपियन बनना है, पूरे दुनिया का मालिक बनना है, तो अपने इतिहास के साथ हमें जुड़ना सीखना पड़ेगा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि हमने क्या अच्छा किया, यह भी हमें बताता है कि क्या हमसे गलतियां हुई वो दोहराई ना जाएं। तो इतिहास में एक्चुअली जो है सबसे पहले लोग अपने इतिहास को जानते हैं, गर्व करते हैं, और जब वो गर्व करते हैं तो उनको बहुत सी चीजों का समाधान मिलता है। लोग प्रेरित होते हैं, और जब लोग प्रेरित होते हैं तो समाज प्रेरित होता है, सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, और जब समाज प्रेरित होता है तो राष्ट्र अपने आप प्रेरित हो जाता है। हमने बहुत लंबे समय तक यह सोचा है कि कोई सरकार आएगी और देश को बदल देगी, कोई सरकार पर्यावरण की समस्या का समाधान कर देगी, कोई सरकार जो है वो सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। यही कारण है कि भारत में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जबकि इसका सॉल्यूशन उसके रूट्स में है, उसकी जड़ों में है। आपको जाकर वो चीज समझनी पड़ेगी। अब जब मैं पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं तो सबसे पहले इन चीजों के बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा क्या है। तो चलिए, जैसे हमने पहला जो सेगमेंट आज हमारा पढ़ने जा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता है। अब यहां पर मैं आपको कुछ साजिशों के बारे में बताऊंगा कि भारत जैसा महान राष्ट्र, जो अब तक के अपने पूरे इतिहास के 2/3 हिस्से में, 2/3 जो टाइम जोन हमारा रहा है, हम पूरी दुनिया के विश्व गुरु रहे। फर्स्ट एडी में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हार्वर्ड के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, फर्स्ट एडी में पूरी दुनिया का 40% जीडीपी हमारे पास थी, पूरी दुनिया की 40% जीडीपी अकेले थी। हम विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 40% से ज्यादा था। यह मैं समुद्रगुप्त से पहले की बात कर रहा हूं,
ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। हमारा स्वर्णिम काल अभी आना बाकी था। 42% 44% जो है हमारा ट्रेड पहुंच गया था। तो आज वो भारत जो है वो 1.9% जीडीपी लेके क्यों बैठा हुआ है? कुछ तो कारण होंगे। तो इतिहास दो तरीके से चलेगा, एक आपको घटनाओं की जानकारी मिलेगी जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो नए बच्चे जिनको इस साल एग्जाम नहीं देना है वो अपने देश के बारे में पता करेंगे, अपने देश के बारे में थोड़ी बातें समझेंगे, और सबसे बड़ी बात अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बार वो जड़ें हमें मिल गई तो हमें गर्व होगा कि हम बहुत बेहतरीन नागरिक बन सकते हैं, और देश की समस्याओं का समाधान कोई सरकार नहीं करेगी, हम ही उसका समाधान कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। ये जर्नी आपको दो चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर मैंने इन रूट्स के बारे में बात की। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, नाम को पहले पढ़ो, मेरी आदत है इस तरह पढ़ाने की। व्हाई इट इज नोन एज इंडस वैली एंड सिविलाइजेशन में 3 वर्ड हैं, ठीक है। इतिहास भूगोल के बिना कुछ नहीं है। अगर हिस्ट्री को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना बड़ा जरूरी, यही मेरे लेक्चर का बेस है। सो व्हाई इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी जब बसावट होती है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या चीज चाहिए होती है? पानी, वाटर। जो वाटर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जीवन का। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, पानी के बिना सब बेकार है। तो जल जो होता है वो हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। अब जल से क्या होता है? पहले हम तत्काल उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो नदियां होती हैं, जो जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ताजे जल का बड़ा स्रोत है, वो जो वाटर है, फ्रेश वाटर, इसके साथ साथ वो मिट्टी लेकर आती है। और मिट्टी जो होती है वो हमारे एग्रीकल्चर का बेस होती है। हर साल वो जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल लेकर आती है बाढ़ के रूप में, और ले जाकर बिछा देती है। एकदम नई फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और उस मिट्टी में बहुत अच्छी खेती होती है। और किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, किसी भी आबादी के विकास के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है वो खाद्य सुरक्षा होती है, यानी फूड सिक्योरिटी। अगर पेट में कहीं एक जगह रह के अगर मेरा पेट भरने का जुगाड़ हो जाए, जो पूरा मानव का इतिहास वो इसी रूप में रहा है, सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए दुनिया की टॉप मोस्ट जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी। तो वो क्या होगा? जो नदी होती है वो मिट्टी लाती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो जब खाद्य सुरक्षा मिलती है तो सामाजिक सुरक्षा आ जाती है, लोग इकट्ठा होकर रहना शुरू कर देते हैं और समाज का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, नदियां इरिगेशन यानी सिंचाई। फसलें जब उगाओगे तो सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो नदियां क्या करती हैं? सिंचाई की व्यवस्था करती हैं। तीसरी जो अगले चीज है, जब प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब समाज सभ्य होगा, आगे बढ़ेगा, तो इकोनॉमी डेवलप होगी। बिना इकोनॉमी के डेवलप के वो आगे काम नहीं हो सकता। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आपको नए नए बाजारों की खोज करनी पड़ेगी, और बाजारों की खोज के लिए आपको अपनी जगह से दूर दूर जाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें परिवहन की जरूरत पड़ेगी। और उन दिनों में जब भाप के इंजन नहीं थे, स्टीम इंजन जो है नहीं थे, तो उस समय परिवहन का जो सबसे अच्छा साधन था, नाव को नदी में डाला और अपने सामान को, अपने व्यापार को दूर दूर तक लेके चले गए। सो हर डायरेक्शन में जो परिवहन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर जो ये नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ठीक है। मिट्टी, सिंचाई, जल, परिवहन, ये सारी सेगमेंट करते हैं। इसीलिए नदियों के किनारे तब भी और आज भी प्रमुख शहर ही हमारे पाए जाते हैं, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो, किसी भी रूप में। वैली शब्द का मतलब होता है कि सिर्फ एक नदी नहीं, जब नदियों का जाल वहां बनता है और वो पूरी एक घाटी के रूप में डिफाइन होते हैं, ठीक है। पहाड़ों से भी घिरी हो, पहाड़ों से नदियां उतरती हैं, तीव्रता के साथ बहती हैं, उसकी जो क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उस नदी से, और वो जब लाकर मिट्टी बिछाती हैं तो एक बहुत बड़े एरिया का निर्माण होता है। यानी वहां नदियां नहीं, नदियों का जाल होना चाहिए। और अगला जो वर्ड है वो है सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो सभ्यता पता तब चलेगी जब असभ्यता के बारे में पता। असभ्य किसे कहेंगे? जिसकी कोई लैंग्वेज ना हो, कोई बोली भाषा ना हो, कपड़े शरीर पे ना, उसको कपड़ों का कोई ज्ञान नहीं हो, नहाना धोना वो पशुओं के समान दिखाई पड़े, तो वो असभ्य हो गया। सभ्यता का मतलब क्या हुआ? आप ये समझिए कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, अभी आप अंदाजा लगा लेंगे। तो सभ्यता शब्द का मतलब हुआ कि उनके पास जो है वो वस्त्रों का ज्ञान है, उनको खाने पीने की चीजों के हर चीज, वो रॉ नहीं खा रहे, कच्चा नहीं खा रहे हैं, वो पका के खा सकते हैं, वो एक अच्छे आवास में रह रहे हैं, वो जंगली जानवरों की तरह खुले में नहीं सो रहे हैं, वो आवास में रह रहे हैं, वो अपने शरीर को ढकने की कला भी जानते हैं, उनके पास व्यापार है, आर्थिकी है। तो इसका मतलब है वो सब कुछ जो एक सभ्य होने के लिए जरूरी है। उनको नालियों का ज्ञान है, सड़कों का ज्ञान है, वो लोग जो है वो रिचुअल्स जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, आभूषण जानते हैं, सुंदरता जानते हैं, यानी कि वो सब कुछ जो असभ्य व्यक्ति नहीं जान रहा है।
तो बोली, भाषा, मुद्रा, लिपि, ये सब कुछ आपके पास है। जब ये किसी सभ्यता के पास होते हैं, इसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो सिंधु नदी है और उस नदियों का जो जाल है, ठीक है, सिंधु नदियों के साथ जो जाल है, वहां पर एक प्राचीन समय में एक ऐसी सभ्यता आई, एक ऐसे लोगों का निवास हुआ जिन्हें सभ्य कहा जाता है। यानी वो क्या थे? अर्बनाइज थे। उनको संगीत के बारे में, उनको कला के बारे में, उनको अनाज के बारे में, उनको लिपि के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उन्हें पता था। यानी भारत में आज से लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, भारत में एक ताकतवर सभ्यता ने जन्म लिया, विकसित हुई। अब यहां बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बीसी, ईसा पूर्व, आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहीं से पता चल जाता है, मेरे लेक्चर का अगला हिस्सा आ रहा है कि हम कितनी बड़ी साजिश का शिकार हैं। एक्चुअली हमारा इतिहास हमें पता है क्या है। हम जब गुलाम हुए तो अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसमें मैकाले बहुत बड़ा इसका प्रणेता था 1835 में, उसने हमारी जड़ों को हमसे काट के अलग कर दिया। हमारी भाषा, हमारी बोली, सब कुछ खत्म कर दिया, हमारा इतिहास हमसे छुपा लिया, क्योंकि बहुत गौरवशाली इतिहास था। तो मैकाले ने अपने फादर को चिट्ठी लिखी कि मैं भारत के गांव गांव घुमा, ये देश इतना समृद्ध है, ये देश इतना ताकतवर है कि हम कभी भी इस पर अपनी गुलामी स्थापित ही नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए हमने गुलाम बनाया भी तो ये जल्दी आजाद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। मैकाले ने अपने फादर को चिट्ठी लिखी, और अगर हमें इसको गुलाम बनाना है, इसको कॉलोनी बनानी है, तो हमें इसकी जड़ों से इसको काटना पड़ेगा। और इसके लिए हमें इसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना होगा, इसकी एजुकेशन पॉलिसी को नष्ट करना होगा, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका एजुकेशन सिस्टम है। भारत में 7 लाख के आसपास रेवेन्यू विलेजेस थे और हर विलेज के पास अपना गुरुकुल था। 15,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी, हमें तो उसके तक्षशिला और नालंदा पढ़ाया जाता है। 15,000 से ज्यादा स्पेशलाइज यूनिवर्सिटीज थी, और साउथ की तो 51% यूनिवर्सिटी की जो हेड कुलपति यानी वाइस चांसलर वो महिलाएं थी। हमें सब कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने पूरे इतिहास पर कब्जा कर लिया। इन्होंने ही अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, एएसआई जिसे कहते हैं, यानी भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, और वही साक्ष्य हमारे सामने रखे जिससे हम अपने आप को हीन समझें। इन्होंने स्कूल की किताबों को चेंज कर दिया, हमारे इतिहास को चेंज कर दिया, और इन्होंने कहा कि हमें ऐसे भारतीयों की जरूरत है जो रंग रूप से तो भारतीय हों लेकिन सोच से वो अंग्रेज हों। और उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, और इतिहास आज हमारा उसी प्रोपेगेंडा का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो बीसी है, इनका मानना है कि सब कुछ ईसा मसीह से ही शुरू होता है। तो बीसी का मतलब हुआ ईसवी पूर्व, जिसे हम लोग कहते हैं, यानी ईसा मसीह से पहले का समय, एडी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के बाद का समय। तो पूरी दुनिया जो है वो इन्हीं 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी दुनिया के इतिहास पर जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका दबदबा बना हुआ है। और आज भी हम लोग एडी और बीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एने डोमिनी, यानी ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। तो वो लाइन है जो पूरी दुनिया को बताती है, वो अपने सभ्यता को दुनिया को बताते हैं कि देखो भाई, हमारी बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, और हम भी आज उसको मान रहे। जबकि आश्चर्य करेंगे कि इनके बहुत पहले भारत में विक्रम संवत और शक संवत जैसे वैज्ञानिक कैलेंडर हुआ करते थे। आज बहुत कम भारतीयों को शक संवत और विक्रम संवत के बारे में पता होगा। तो ये एक तामझाम है जो इतिहास में हमारे साथ लगातार चलता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि किसी भी जो सेगमेंट की शुरुआत होती है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, राइट? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सिंध घाटी सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको हिस्टोरियन तो बनने नहीं जा रहे हो। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आज मैंने आपको बताया कि जो देश अपने जड़ों को समझ पाएगा वो ये समझ पाएगा कि हमारा अतीत इतना गौरवशाली था, और अभी आपको अंदाजा होगा वो आज वर्तमान की इतनी समस्याओं का सामना क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आप उस पेड़ को समझ चुके हैं तो आप ये बात जान जाएंगे कि अगर हम आज वर्तमान की समस्याओं में जूझे रहेंगे, यानी किसी पेड़ में जब फूल खिल रहे हो उसमें कीड़े लग जाएं, उस पेड़ की देखभाल ना हो, क्या होगा उसका भविष्य, उसके फल कैसे आएंगे? आपने देखा खराब हो जाते हैं, फूल क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अगर भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है तो भारत के गौरवशाली इतिहास से आपको परिचित होना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यह सारा तामझाम क्यों किया गया, मैकाले ने ऐसा क्यों किया, हम आज बीसी और एडी क्यों पढ़ते हैं। एक छोटा सा है, उन्होंने एक थ्योरी निकाली, इसका नाम था व्हाइट मैन्स बर्डन। यहीं से साजिश शुरू होती बहुत बड़ी, व्हाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर जाके दिए कि देखो जो गोरा आदमी है ना,
उन्होंने बताया, पूरी दुनिया में बड़े बड़े लेक्चर्स हुए, आंसू लोग के निकल आते थे। तो उन्होंने लेक्चर दिया कि ये जो गोरा आदमी है, ठीक है, जो मान रहा है इसको, वो व्हाइट मैन्स बर्डन, उसमें दिखाया गया कि पूरी दुनिया एक क्रॉस के ऊपर पूरी दुनिया रखी और वो उसको ढो रहा है, उसको लेके चल रहा है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम देखो किसी देश को जाकर कॉलोनी नहीं बना रहे हैं, हम उसको पीड़ित नहीं कर रहे हैं, ये तो हम खुद पीड़ित हैं। ये अंग्रेजों ने कहा कि हम तो खुद पीड़ित हैं। देखो ये जो काले लोग हैं अफ्रीका के, ये जो ब्राउन मुंडे यानी कि जो ये इंडियंस हैं, भूरे लोग, ये राष्ट्र नहीं है, ये कबीले हैं। उन्होंने जाके प्रूव किया कि ये तो राष्ट्र ही नहीं, नेशन है ही नहीं है, तो कबीले टाइप है, इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोले भारत में तो कभी राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं थी। और अभी इतिहास पढ़ाते जाऊंगा तो तुम्हें इतनी गुस्सा आएगी कि तुम्हें क्या बताऊं। और पूरी दुनिया को बताया कि देखो हम जो सफेद लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन नाम दिया इसको थ्योरी को, कि हमें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। ईसा मसीह का आदेश आया हुआ है कि हमें इन काले लोगों को सभ्य बनाना है। ये असभ्य हैं, जंगली हैं, भारत सपेरों का देश है। हर घर में जो है वो सपेरा हो सकता है, देख लिया हो किसी को डांस वांस करते हुए, किसी शादी में किसी फूफा जो है नागिन डांस कर रहे हो, तो उनका हर घर में जो है क्या हो रहा है, वो जो है वो सपेरे यहां पर बसते हैं। और ये भारत के बारे में इन्होंने बात कही। अभी आज इस क्लास में वो भी तुम्हें पता चलेगा, खून खौल उठेगा। और उन्होंने कहा देखो हमें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। और लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये अंग्रेज जो है, ये सफेद लोग जो है, व्हाइट लोग जो हैं, वो कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा झेल रहे हैं ये। और उन्होंने व्हाइट मैन्स थ्योरी दी और प्रूव किया कि ये तो अफ्रीका के लोगों को तो जंजीरों में बांध के गुलाम बनाकर बेचा जाता था, दास प्रथा थी। वो मिट्टी ना खा सके, वो भूख से इतना तड़पते थे, मिट्टी खा लेते थे, तो मिट्टी ना खा सके तो मुंह पे जंजीरें बांधी जाती थी, लोहे का कैप लगा दिया जाता था। उन्हें पशुओं की तरह जो है खरीदा बेचा जाता। तो भारत इतनी ताकतवर सभ्यता थी तो भी भारत की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने पूरे इतिहास को ऐसे तरीके से बदला कि हम भारतीय जब अपना इतिहास देखते हैं तो हमें अपने इतिहास पे शर्म आने लगती है, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास ही मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। राइट, हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है। ठीक है, अगर देखोगे तो दुनिया की पहली हाईली अर्बनाइज्ड शहरीकरण व्यवस्था किसी के पास थी तो वो भारत थी। अब एक ऑफिसर के रूप में तुम इस यहां से क्या सीखोगे, आ रहा हूं टॉपिक पे। तो एक ऑफिसर के रूप में तुम ये सीखोगे, राइट, अगर हम यहां पे बात करेंगे ऑफिसर के रूप में तुम ये सीखोगे, आज तुम अपने शहरों को किस रूप में देखते हो। छोटी सी बात कर रहा हूं, तो तुम देखते होगे वो घर का स्लैब जो है वो सड़क तक लेकर चले आते हैं। घर में वैसे सफाई होती है तो क्या होता है, वो सारा पानी सड़क पर आ जाता है, मेरे घर से निकल गया, बाकी गया देश भाड़ में। कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। सीवर जब पानी बरसता है तो सीवर का पानी, दिल्ली में ये ऐसी हालत होती है, तो वो गंदे सीवर का पानी घरों में घुसाता है, सड़कों पे चला आता है। आपने देखा होगा, ईंटें लगा के हम कूदते फांदते चले जाते हैं। हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। कहीं भी गाड़ी खड़ी होती है, शहरों में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, गंदगी इतना ज्यादा है, तो ये आज हमारा वर्तमान है। तो हम कहते हैं यार यार सब चलता है, यार अब सब चलता है, स्लम्स हैं, चारों तरफ स्लम है, बिज बिजाती गंदी नालियां हैं। अब ये मत कहना कि तुमने कभी देखा नहीं, ट्रैफिक जाम है, पे पे शोर इतना ज्यादा है। तो बोलते हैं सब चलता है, लेकिन सोचो कि ऐसा शहर भविष्य में क्या देगा। आज अगर दिल्ली में गैस चैम्बर बन चुका है और लाखों लोगों की मौत हो रही है, कितने बच्चे, रिपोर्ट के हिसाब से 14 लाख के आसपास बच्चे माता के गर्भ में ही वायु प्रदूषण की वजह से मर जा रहे हैं। लोगों की आयु कम होती चली जा रही है। तो अगर आज ये हमारा वर्तमान है, तुम अंदाजा लगा के देखो भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हर आदमी अस्थमा का शिकार होगा, ब्रोंकाइटिस का शिकार होगा, भयानक बीमारियां हमारे साथ होंगी। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? वेस्टर्नाइजेशन? नहीं। दुनिया की पहली हाईली अर्बनाइज्ड जो कल्चर था भारत में था। आज हम स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री सबसे कह रहे भैया कूड़ा इधर उधर मत फेंको, गंदगी मत करो। सरकार नालियों का निर्माण कर रही, साफ सफाई पे ध्यान दे रही कि भैया 40% बीमारियां गंदगी से हो रही हैं। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, गर्व होगा क्या स्ट्रक्चर था हमारे पास। सारा का सारा पानी नाली, अंडरग्राउंड नालियों से बहता था। दरवाजे जो है सड़कों पे खुलते ही नहीं थे, पीछे की तरफ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता था। सड़कें इतनी बेहतरीन थी जिसकी कोई हद नहीं। राइट, इतना बेहतरीन, दुनिया का पहला नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग हमारे पास था। आज भारत में गिने चुने 2-4 शहर हैं जिनके पास टाउन प्लानिंग है, अदरवाइज सब गड्ढबड मेसी हैं। सब कुछ जो जहां बस पा रहा है वहीं बसता चला जा रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे, नए नए रास्तों के बारे में हमें पता था। यह भारत की वो अतीत है। तो कभी बार सोचते हैं कि जब अतीत हमारा इतना गौरवशाली था तो हम कहां फंस गए। हम वापस अपने शहरों को क्यों नहीं ठीक कर सकते। ऑफिसर के रूप में तुम्हें सोचना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, क्योंकि भारत आज भारतीयता के बारे में जानता ही नहीं है। भारत का व्यक्ति जानता ही नहीं भारत के बारे में।
जानता ही नहीं अपने अतीत के बारे में। किसी को खड़ा होकर पूछ लेना, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ खास बातें बताओ, तुम उस भारत की धरोहर हो जिसके बाद दुनिया का सबसे नगरीकृत, सबसे टाउन प्लानिंग का जो है वो सभ्यता थी, तो ऐसे तुम्हें देखेगा। तो जब हम गौरव महसूस करने लगेंगे तो हम उसको मिलकर बनाएंगे, और जब हम अपने शहरों को ठीक कर पाएंगे हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। और ये चैप्टर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अपने सेगमेंट्स में। ये सारी चीजें आज भी हमारे साथ हैं, ठीक है। आज देखो गवर्नमेंट क्या करती है, उस समय हमारे पास अन्न के भंडार थे, आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है, यही काम करती है ना, सरकार खरीदारी करती है और गरीबों को बांटती है, ठीक है। आज हमारे शहरों में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल होते हैं, ठीक है। आज ध्यान योग की इतनी बातें हो रही है, हम विश्व योग दिवस मनाते हैं और पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। तो ये सब हमारी प्राचीन धरोहर से निकल कर आया। और आज जब देखो, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में ध्यान और योग होना चाहिए, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। लेकिन अगर वो अपनी पुरातन पद्धतियों को नहीं जानते, ये 75 साल पहले भी हम कह सकते थे, जब आजाद हुए थे, पूरी दुनिया को बताते कि योग हमारी जो है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है, और योग ऐसा है जो मनुष्य की धर्म, मनुष्य की जाति कुछ नहीं देखता। अरे अंतर मन की शांति की बात करता है, अंतर मन की शुद्धता की बात करता है। पूरी दुनिया को हमने दिया और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारा कि नहीं। यूनाइटेड नेशन ने कहा ना, वर्ल्ड योग डे हम मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इतिहास की शुरुआत की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शुरुआत होती है, प्रथम प्रमाण जो है वो हड़प्पा में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इतिहास को लिखने के लिए एविडेंसेस चाहिए होते हैं। सो एविडेंसेस यानी साक्ष्य क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। तो यहां से स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास में ही आपको उसको मेमोराइज करते जाना है, और याद रखिए कि इसमें टेस्ट में लूंगा अभी, ठीक है। बहुत ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। फर्स्ट एविडेंस रिसीव इन हड़प्पा। तो पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, जो अभी बताऊंगा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। रिलैक्स। और ये जो सारे प्रमाण का विस्तार था वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था, यानी कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो भारत है उसमें नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ये हो गया वेस्ट यानी कि जो है वो पश्चिम, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। ये दिशा होती है। तो जो हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेगमेंट था वो भारत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ था, राइट। इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, उत्तर पश्चिम इलाके में, ठीक है। तो ये भारत के विस्तार, यहां पर इसका विस्तार हमें, इसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा नाम किसने दिया। तो हड़प्पा नाम दिया था जॉन मार्शल ने। किसने नाम दिया था? द नेम हड़प्पा गिवन बाय द जॉन मार्शल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को मैं कवर कर रहा हूं, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी दोनों को, ठीक है। बहुत ही कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं ये हमारे। तो ये हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये रहा ज्योग्राफी, ये रहा सबसे ज्यादा जो प्रमाण सबसे पहले मिले हड़प्पा में। हड़प्पा नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। आगे चलते हैं। तो इसकी ज्योग्राफी की हम बात करते हैं कि इसका विस्तार का रहा। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, दिस इज अवर नॉर्थ, ये हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो ये जो पूरा विस्तार देखा जाता है, अभी जो आज वर्तमान पाकिस्तान है उसके बड़े भूभाग में ये पाया गया, और भारत में। तो अब क्या, ये विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसका जो मुख्यतः विस्तार था, ये इंडस का जो पूरा रीजन रहा है और उसकी सहायक नदियों का, तो यहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से ये विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पंजाब, सिंध का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता जो है वो विस्तार रूप में पाई गई। क्लियर है? तो ये इसका विस्तार है, इसकी ज्योग्राफी रही। आगे चलते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये सभ्यता में क्या क्या मिला, और इसकी बारीकियां पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसकी बारीकियां पूछी जाती हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता थी, जॉन मार्शल ने नाम दिया, तो किस बेसिस पे इंडस पीरियड में क्या क्या जो एलिमेंट्स थे जिससे इस सभ्यता के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली। अब सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे वहां पर कुछ प्रतीक चिन्ह चाहिए, कुछ मुझे लिपियां चाहिए, कुछ जो चीजें वहां इकट्ठा हो रही वो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मिला है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या मिला है? पुजारी, स्टैच्यू ऑफ द प्रीस्ट, यानी योगी या पुजारी की मूर्ति, ठीक है। तो लिपि नहीं पढ़ी जाने की वजह से, इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो एक प्रीस्ट रहा है। हालांकि इस पर अब नई थ्योरी आ रही है कि ये श्रेष्ठ लोगों का जो है वो सभ्यता थी। तो ये जो है वो ध्यान की अवस्था में है, ठीक है। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो अगर मेडिटेशन के रूट्स देखे जाएं तो भारत में बहुत प्राचीन है, बहुत ही
जो है वो बहुत पहले से ही हमारे ये रूट्स मिले हैं। तो पहला हमें क्या मिला है, स्टैच्यू ऑफ द प्रीस्ट यानी योगी की मूर्ति। नेक्स्ट हमें क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको और याद रख लेना एक, मैंने इसीलिए कलर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। यहां देखो कलर मैंने जानबूझ के चेंज किए कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुहर मिली है उसके लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। तो अगर देखा जाए तो द स्टैच्यू ऑफ पशुपति इंस्क्राइब्ड ऑन द करेंसी विद राइनोसोर्स, कौन सा, एक तो स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ मिले हैं, राइनोसोर्स बफेलो ऑन द किधर, लेफ्ट साइड, बाई तरफ, यानी मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति। मैंने इसीलिए अलग कलर कर दिया, एग्जाम में याद रखना, इसको निकाल के साइनॉप्सिस में डाल लो। जिसके बाईं ओर क्या है, गैंडा है और भैंसा है, पूछा गया है कॉम्बिनेशन में। तथा दाईं ओर ऑन द राइट साइड क्या है, राइट साइड में एलिफेंट है, टाइगर है और डियर है। टाइगर, टाइगर, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन और पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। टाइगर बाघ बोलते हैं, व्याघ्र, तो हाथी, व्याघ्र और हिरन इसके दाहिनी तरफ है। हाथी, व्याघ्र और हिरन इसके दाहिनी तरफ। तो बाईं तरफ क्या है, ठीक है, तो पशुपतिनाथ की जो है वो मूर्ति है, इसके बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है और दाईं तरफ हाथी, व्याघ्र और हिरण है, यानी राइट साइड में टाइगर, डियर एंड एलिफेंट जो है वो इसके राइट हैंड साइड पर है, याद रखिएगा। तुरंत के तुरंत मेमोराइज करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है। उल्टा कर देगा, लेफ्ट को राइट कर देगा, राइट को लेफ्ट कर देगा, आपका सब कुछ ऐसा चला जाएगा। और ध्यान से पढ़ते जाओ, अभी टेस्ट देना है। अगला कहता है जैसे स्वास्तिक, आज भी हम देखते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, गृह प्रवेश में, तमाम जगह स्वास्तिक का इस्तेमाल होता है। तो ये एविडेंस यहां मिले हुए हैं। तो पूछा गया क्या स्वास्तिक के प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, हां मिले हैं। तो एविडेंस ऑफ स्वास्तिक एंड चक्र, दूसरा क्या है, सिर्फ स्वास्तिक नहीं, चक्र के भी हमें प्रमाण कहां से मिले हैं, सिंधु सभ्यता से मिले, राइट। यानी सिंधु सभ्यता से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वास्तिक हमारे घरों में प्रयोग होता है और चक्र ये बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है, ठीक है। तो ये एविडेंसेस हमें यहां पे मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें, द मार्किंग ऑफ ए हॉर्न एंड सिंगल हॉर्न एनिमल हैज ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द हड़प्पन सील्स एंड ऑन वन ऑफ द सील्स अ पिक्चर ऑफ गरुड़ा प्रेसिंग अ स्नेक इन इट्स लेग हैज बीन रिसीव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, हड़प्पा की जो मोहरें थी, जो सील वहां इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, जो सील्स थी, उसमें एक श्रृंगी पशु और वन हॉर्न एनिमल यानी एक श्रृंगी, एक सींग वाला पशु है, वो हमें मिला है। तो पूछा जाता है क्या क्या प्राप्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी आपने देखा होगा तमाम कैलेंडर्स में, हर जगह मूर्तियों में प्रयोग होता है कि गरुड़ जो है, ठीक है, जिसको विष्णु का वाहन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का, तो उन्होंने एक जो, और इसका जो भोजन भी होता है, गरुड़ ने एक पैर में सांप को दबाए हुए, ये भी वहां हमें एक सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पिक्चर ऑफ गरुड़ा प्रेसिंग अ स्नेक इन हिज लेग हैज बीन रिसीव्ड। सो ये दोनों याद रखना, एक श्रृंगी पशु यानी वन हॉर्न एनिमल और साथ ही साथ गरुड़ जो है वो एक पैर में क्या दबाए हुए, सांप को दबाए हुए। स्टिल भी हम इसको लगातार आज भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें कॉन्टिन्यूएशन ऑफ जो है कल्चर बताती हैं, इसीलिए कहा जाता है भारत सभ्यता सनातन है, अक्षुण है, ये लगातार चलिए, इसमें कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहां से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, चलिए अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं है। आपको जो नोट्स दिए गए इतनी डेप्थ में दे जा रहे हैं, मजा आएगा, बस आपका काम है इसको रिवाइज करना। बहुत फास्ट पेज में क्लास है, तो आपको उसके साथ साथ करते जाना, अभी बहुत सी चीजें आपके सामने आ रही हैं, याद हो जाएगा। अगला जो बात करते हैं, ये रिसेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा लास्ट ईयर ये बहुत चर्चा में भी रहा। तो लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुई, यानी कि कपल टॉम्ब एक साथ, कपल के रूप में एक साथ जो है वो दफनाया गया है उनको, तो कपल के रूप में मिला। कपल टॉम्ब्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युग्म समाधियां यानी कपल टॉम्ब्स कहां मिली हैं, किस स्थान से, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगा किस सेट में मिली हैं, या बनवाली, ठीक है, और लोथल, तो ये कहां से मिली है, लोथल और कालीबंगन से, ऐसे आपको इसको पढ़ना है। तो युग्म समाधियां कहां से मिली हमें, यानी कि लोथल और कालीबंगन से। जो कपल टॉम्ब्स हैं यानी एक साथ इनको दफनाया गया था कपल्स को, तो वो जो है वो कहां मिली, लोथल और कालीबंगा से मिली है, याद रहेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत लास्ट ईयर भी बहुत चर्चा में था ये। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मटेरियल पूछा जाता है। तो जो मोहरें थी,
ठीक है, मोहरे यानी जो सील्स थी उस समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था, वो किस मटेरियल से बना हुआ है? वो है स्कैलॉप से। ठीक है, स्कैलॉप यानी कि सेल खड़ी का प्रयोग हुआ। किस पदार्थ का? सेल खड़ी। बहुत ही चिकने रूप में होता है और इसको मोहरे ढालना इससे बहुत आसान होता है। तो जो सील्स थी उनको फॉर्म में देने के लिए उसमें जो चित्र अंकित थे उसके लिए सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था, स्कैलॉप्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एग्जाम में, ये स्टेट एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसका प्रयोग हुआ है? सेल खड़ी यानी स्कैलॉप्स का प्रयोग हुआ है। डन। चलो नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु नदी अकेले नहीं बहती है, अपने जाल के साथ बहती है। और प्राचीन समय से ही, अगर आज भी तुम देखोगे भारत में बहुत प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, तमाम जो है वो शहर जो हैं वो किसी ना किसी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री, मैंने कभी कहा कि वो पूरी ही नहीं हो सकती है। और यहां भी ट्विस्ट आ सकता है। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं वो लोग, कई बार खेल जाते हैं तुम्हारे साथ कि लो चलो ज्योग्राफी जरा इसका चेक करें कि सभ्यताओं के बारे में इसने याद कर लिया, लोथल, कंग, कालीबंगा, फलाना है किस नदी के किनारे, इसने इसकी ज्योग्राफी कभी चेक की कि नहीं चेक की। तो अब मैं तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी ज्योग्राफी के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उस समय के हड़प्पाकालीन जो प्रमुख शहर थे, मेजर सिटीज थी, वो किस नदियों के किनारे। और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ये स्टेट एग्जाम के लिए दे देंगे, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने उसकी खोज की। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज है वो सिटी और कौन सी रिवर है, इसकी ज्योग्राफी पता करना बहुत जरूरी है। इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि नदियों के किनारे बसने के क्या कारण थे। मैंने आपको बताया, पहली बात वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा सॉइल अवेलेबिलिटी, तीसरा इरिगेशन यानी सिंचाई, और चौथा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन। आप इसी के माध्यम से परिवहन कर सकते थे। और किसी सभ्यता के विकसित होने और अर्बनाइज होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो उसका इकोनॉमी होती है, उसका वाणिज्य और व्यापार होता है। तो उसके लिए ट्रेड रूट होना बहुत जरूरी है, आज भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड रूट के लिए नदियों का होना बहुत जरूरी था। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, और यहां से बहुत से क्वेश्चन आए, क्योंकि नदियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डैम से पानी को रोक सकते हैं, इरिगेशन बना सकते हैं। साथ ही साथ वो पानी जब तेजी से बहता है, जब डैम बना लेते तो पानी गिरता है, तो उससे क्या होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी ले सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं था, फिर भी आप उससे पंचक्की चला सकते थे, उससे किसी चीज को खींचने में भी प्रयोग कर सकते थे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जरा देखते हैं ध्यान से। तो जो हड़प्पा था वो किस नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदाड़ो जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट शहर था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उस समय इसकी जो है नदियों के साक्ष्य यहां पर देखे थे 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसके और ढेर सारे एविडेंस कलेक्ट किए। मोहनजोदाड़ो में आर.डी. बनर्जी 1922 में, 1922 में। ठीक है, तो ये उन्होंने इसकी खोज में बहुत योगदान दिया था, ये भारतीय थे। तो मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कालीबंगन जो है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। ए घोष ने इसके एविडेंसेस को कलेक्ट किया था। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, दैट इज रिलेटेड टू द घग्गर रिवर। लोथल भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये बसा हुआ था। और रोपड़ जो है ये भी सिंधु सभ्यता के तमाम स्थलों में से एक था। तो सिंधु सभ्यता में रोपड़ जो था वो सतलज नदी के किनारे था। ठीक है, यहां पर ये बसा हुआ था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कई बार इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक किताब में लाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमने सारा जो है वो बहुत रिसर्च के साथ इसको कलेक्ट किया। तो आप इसको बस याद कर जाओ इसको अच्छे से। बनवाली जो है सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है, उस समय ये विलुप्त नहीं हुई थी। यही कारण होगा, जब पतन के कारणों के बारे में बात आएगा तो अलग अलग जो हिस्टोरियन थे अलग अलग राय देंगे। इसमें एक राय आएगी क्लाइमेटिक चेंज। और आप देखेंगे क्योंकि आज ये सरस्वती नदी हमें वहां विलुप्त दिखाई पड़ती है, आज हमें उसके जो है वो एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, दैट इज एक्सटेंट रिवर। बट उस समय जो बनवाली था वहां पे साक्ष्य मिले, सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ था। तो इंटरव्यू में अगर कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों खतरनाक है, क्या है उसमें, बहुत क्या आज हमें भविष्य में नुकसान हो सकता है, अभी COP27 खत्म हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, बोले भैया अतीत में जाके देखो, पूरी पूरी सभ्यता नहीं पड़ गई इस चक्कर में, तो आज हम कैसे बच पाएंगे, आप अंदाजा लगा के देखो। नेक्स्ट वन, धौलावीरा जो रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जो है दलदली भूमि, रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रण के किनारे किनारे ये बसा हुआ है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। राइट, ये मैंने सारा कलेक्ट किया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, याद करते जाओ, लोथल भोगवा के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे जो अब विलुप्त हो चुकी है, और धौलावीरा रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रण में ये पाई जाती है। तो ज्योग्राफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह से हमें उसको पढ़ना है। आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स के बारे में। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वो है इंपॉर्टेंट सेंट्रल सिटीज, महत्वपूर्ण केंद्रीय नगर। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटीज, वाई सिटीज।
ठीक है। वाई इट इज नोन एज अर्बन कल्चर, क्योंकि हम पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, उसमें बार बार हम फोकस कर रहे हैं ये एक अर्बन कल्चर है, एक शहरी सभ्यता है। तो सवाल है कि अर्बन कल्चर का मतलब क्या हुआ। अर्बन कल्चर जो आज की डेट में जो डिफिनीशन है कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में 2/3 यानी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो, यानी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वहां पर बिजनेस अच्छा होना चाहिए, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होना चाहिए। तो शहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको जो शहर की परिभाषा होती है वो ये होती है कि यहां पर जो सुविधाएं होती हैं बहुत ही हाई लेवल पे होती हैं, ठीक है। गांव के कंपैरिजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा होता है, और यहां इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी सघन आर्थिक गतिविधियां होती हैं। यानी शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो काम में लगे हुए, रोजगार में लगे हुए होते हैं। आज तो हम यही जानते हैं शहर में क्या होता है, हर आदमी जाता ही शहर इसीलिए कि उसको रोजगार की तलाश होती है, वहां उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए वो पलायन करता है। शहर का मतलब होता है कि जहां पे आप शहरों में देखोगे एग्रीकल्चर काम बहुत कम होते हैं, 2/3 आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर में लगी हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितने समय पहले भारत में एक अर्बनाइज कल्चर था। अब तुम अंदाजा लगाओ इसमें क्या क्या हो रहा होगा। इसका मतलब यहां पर जो शहर, जो यहां स्ट्रक्चर बनेगा, जो सेटलमेंट, अधिवास होगा, वो क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा। वहां पे सुविधाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी कि नहीं होगी, साफ पीने का पानी होगा, गंदा पानी निकालने की जगह होगी, मकान पक्के बने होंगे, कच्चे वाले नहीं, ठीक है, वेल प्लान्ड होगा, शहर में आने और जाने के रास्ते होंगे, और सबसे बड़ी बात वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। यानी उनको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा, उनको वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में पता होगा, और ये सब पता करने के लिए क्या होता है, उनको मुद्रा के बारे में, उनको बैंकिंग के बारे में पता होगा, तभी तो वो इकोनॉमिक्स जो है आगे ले जा पाएंगे। अब जरा देख लो, तो उस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल थे, जैसे आज हमारे मेट्रोपॉलिटन से, जैसे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो ये क्या है, ये बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले शहर हैं। तो उस समय धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट सेंट्रल सिटीज हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, कितना महान था। अब हम बात करते हैं, जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर क्या होता है, शहर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर होता है, शहर प्लानिंग के साथ बसाया जाता है। प्लानिंग का मतलब देखो भाई, यहां पर जो होगा, यहां स्कूल्स होंगे, यहां पर हाउसिंग सोसाइटीज होंगी, यहां पर शॉपिंग मॉल्स होंगे, यहां पार्किंग होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउन प्लानिंग। और भारत के पास एक ऐसी सभ्यता थी, जब दुनिया की सभ्यताएं अंगड़ाई ले रही थी, अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, भारत के पास वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग वाला अर्बन कल्चर था, शहरी कल्चर था। और आज के भारत से तुलना करके देखना, आज के भारत से तुलना करके देखना कि हमें आज हमारे शहर कैसे हैं। आज स्लम है, गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है, कहीं भी कोई पार्किंग में लगा देता है गाड़ी, सड़क पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, चिल्लपो मची हुई है। और देखो भारत में क्या था, तो भारत की जो ये सभ्यता थी वो नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग वाली सभ्यता थी। और ये लोग जब पूरा इन्होंने पूरे प्लान करके शहर को बसाया था, और यहां इन्होंने शहर को बसाने के लिए ग्रिड सिस्टम का प्रयोग किया था। दीज आर द ग्रिड्स, यानी मकान एक लाइन में बने होते थे, इनके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। आज हमारा नहीं होता, सड़क की तरफ खोलते हैं, हम स्लैब सड़क पे ले आ देते हैं, तो जब गाड़ी निकालते हैं तो पीछे से ट्रैफिक रुक जाता है। ये नहीं था, पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे ताकि सड़क पर चलने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। यह भारत की सबसे खास बात थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, यानी कि वो जो है वो 90 डिग्री पे काटती थी, 90 डिग्री पे, यानी एकदम देखने में बहुत खूबसूरत। शहर की खास बात क्या होती है, बहुत खूबसूरत लगता है, वो मेसी और हिडन नहीं होता है, वो गड्ढमड्ढ नहीं होता है, वो प्लानिंग के साथ बसाया जाता है। वहां सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, गलियों के किनारे क्या होता है, आपने देखा रोड लाइट्स लगी होती हैं, नालियां ढकी हुई होती हैं, तभी तो अच्छा लगता है। ये सब कुछ हमारे पास पहले था। तो हम लोग शहर को बसाने के लिए ग्रिड सिस्टम का यूज करते थे। आज आप किसी बहुत अच्छी सोसाइटी में, पॉश सोसाइटी में चले जाओ, तुम्हें ग्रिड सिस्टम दिखाई पड़ेगा। एक तरह से ऐसे सड़कें बसी होंगी, जैसे नोएडा चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, ये प्लांट, चंडीगढ़ चले जाओ, तो ये प्लांट टाउन्स हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से सड़कें हैं, किनारे किनारे मकान है, एक रूल्स होता है, पेड़ लगे होंगे, डिवाइडर होगा। तो ये हमारे वेल डेवलप सिटीज होती हैं। उसी तरह वर्गाकाल यानी कि जो है वो चौकोर गलियां हुआ करती थी, स्क्वायर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री मिलती थी, ठीक है। सड़कें समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी इसका मतलब है इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इसको बसाया था। और आज हमारे शहरों की हालत आप देख लीजिए, ठीक है। तो भारत को अपने अतीत से सीखने की बहुत आवश्यकता है।
अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या करता है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, खाद्य सुरक्षा। और किसी भी समाज को, जैसे हम घुमंतु हैं, ठीक है, ये हम नोमैडिक्स हैं, हम घूम रहे हैं, इधर उधर शिकार कर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, हमें एक समाज के रूप में इकट्ठा होने के लिए जो सबसे पहली नीड होती है वो होती है एग्रीकल्चर की। नहीं तो आज भी तुम देखो सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, तमाम अरब के रेगिस्तानों में देखो, तो वहां पर जहां पर एग्रीकल्चर के लिए सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया, वहां पे नोमैडिक्स पाए जाते हैं, वहां जो है घुमंतु लोग होते हैं, आज यहां कल वहां भोजन की तलाश में लगातार इधर से उधर जाते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो होता है, जहां पर भी एग्रीकल्चर समृद्ध हो पाएगा वहां पर समाज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी नीड होती है। तो जो सिंधु के, मैंने बताया, नदियों के जो मिट्टी थी, सिंचाई थी, उसने क्या किया है? एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस किया, और इसकी वजह से वो लोग यहां हुए, खाद्य सुरक्षा हुई, और खाद्य सुरक्षा होते ही सोसाइटी जो है डेवलप, यानी समाज जो है डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि समाज के अंदर ही ये सारी चीजें, नगर नियोजन, प्लानिंग, इकोनॉमी, ये सब कुछ वहां पर ही तय होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में एग्रीकल्चर यानी कृषि कैसी थी। अब क्वेश्चन को मैंने दोनों तरह से रखा है, जिस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो देखो, सबसे पहले शुगर केन मैंने वाइट किया है, नहीं, नॉट, नहीं, नॉट, ध्यान से अंडरलाइन कर लेना कि गन्ने के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया कि प्राप्त हुए हैं, खटाक से टिक मारा, नहीं हुए हैं, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। क्या मिला है? कपास मिला है। चावल के प्रमाण लोथल में मिले हैं, ठीक है, चावल यानी राइस। मिलेट, बाजरा मिला है। रागी और मस्टर्ड यानी रागी और सरसों मिला है, ठीक है, इसको याद करना है। गन्ना नहीं मिला है एग्रीकल्चर में। कपास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, राइस यानी चावल लोथल में, और इसके पश्चात रागी और मस्टर्ड यानी रागी और सरसों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। कृषि औजारों की बात करें तो हां, हल के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, यानी हल से खेती होती थी। यही सभ्यताओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमने जो है वो मशीनों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया था। तो हमें हल यानी प्लॉ के हमें प्रमाण मिले थे। अब आगे बात करते हैं रेस और प्रजाति की। देखो, जब आप हिस्ट्री में और मैच्योर होकर और क्लासेस के बारे में जब एनसीईआरटी के साथ जुड़ोगे या लंबी क्लासेस में मेरे साथ कॉन्सेप्ट में जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा मैं इस थ्योरी का बहुत विरोध करता हूं। ठीक है, रेस थ्योरी बेसिकली कभी हमारी थी नहीं। भारत कभी भी जो है नस्ल के आधार पर बटा था ही नहीं। ये थ्योरी यूरोपियंस की थी। मैक्स मुलर जो इस पे अपना इतिहास बात करता था, तो खैर उन्होंने लिख दिया है, तो पढ़ते थे प्रमाण के रूप में, किताबों में लिखा हुआ, तो आप सिर्फ जानकारी ले लो, ठीक है, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय कोई नहीं है। तो चलिए अगर हम देखते हैं तो दे आर बेसिकली कंसीडर टू बी अ मेडिटेरेनियन ट्राइब स्पेसीज, यानी इनका कहना है कि अगर रेस की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन्होंने भारत के विभाजन करने के लिए इसका प्रयोग किया। कहते हैं कि बेसिकली बाहर से आए थे, और कहां से आए थे? मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से आए हुए थे। ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ की जनजाति या प्रजाति के रूप में घूमते 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 यहां आए और यहां बस गए। इन्होंने ये प्रमाण दिया। और अगर धीरे धीरे कुछ समय में आपको पता चलेगा, जब हम ये बात समझेंगे, तो रेस थ्योरी कभी हमारे यहाँ थी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी नहीं है। फिर भी आप ये जान लो कि कहां से, तो कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि ये भूमध्य सागरीय जनजाति से जो यहां आए हुए हैं। एग्जाम में आ जाए तो टिक लगा देना। आगे बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस करने के लिए, एग्रीकल्चर को उन्नत करने के लिए, ये हल चलाने के लिए पशुपालन का होना जरूरी है, या पशुओं को अलग अलग रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री किस रूप में था। लेट्स स्टार्ट। तो एलिफेंट, राइनासोरस और बियर, यहां पे इसके प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, कि ये किसी ना किसी रूप में उन लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन था, हाथी का, राइनासोरस और बियर का, भालू का। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, एविडेंस ऑफ लॉयन नॉट फाउंड, यानी कि शेर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। Evidence of elephant and horse has been obtained from Surkatonda, but they fail to domesticate them. कहा जाता है कि हाथी और घोड़े के साक्ष्य सुरकाटोंडा, ये जो जगह है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, वहां प्राप्त हुए हैं, इनके अवशेष मिले हैं हाथी और घोड़े के, लेकिन इन्हें पालतू बनाने में वे असफल रहे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये पालतू पशुओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। तो जानवरों के रूप में थे हाथी और घोड़े, लेकिन इनको पालतू बनाने के प्रमाण नहीं मिले। यानी एलिफेंट के एविडेंस मिले, हॉर्स के, बट डोमेस्टिकेशन नहीं किया था, उनको पालतू नहीं बनाया था उस समय। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे बात करते हैं, और वो है वाणिज्य और व्यापार, यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड की बात करते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि ये रक्तवाहिनी की तरह होता है, ये ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं, इसी के माध्यम से कोई सभ्यता आगे बढ़ती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या बात करने जा रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये समझना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट।
सो दिस इज द इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय व्यापार था। अंतरराज्यीय का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अभी हमने बात किया कालीबंगन, लोथल, इनके बीच में लगातार व्यापार बना हुआ था, यानी कि ये लोग ट्रेड किया करते थे, वस्तुओं की खरीद बिक्री हुआ करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन मोहरों की प्राप्ति से पता चलता है, कौड़ियों की से पता चलता है कि ये लोग जो है वो मुद्रा उनकी अपनी जो है उसके चलन के बारे में भी ये जानकारी रखते थे। राइट, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, यहां तक जो है ये पूरा व्यापार जो है फैला हुआ था इस पूरे क्षेत्र में। अगर बात करें तो हाँ, ये लोग इंटरनेशनल व्यापार भी किया करते थे, यानी कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया करते थे। अगर हम बात करें अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया सभ्यता तक जो है वो व्यापार हुआ करता था। तो अफगानिस्तान, ईरान में ये टिन का व्यापार किया करते थे, टिन के बारे में इनको जानकारी थी। और मेसोपोटामिया में लाजवर्थ जो एक स्टोन है उसके बारे में भी ये व्यापार किया करते थे। इसका मतलब है कि व्यापार बहुत ही स्ट्रक्चर था। तो जो देश के अंदर यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय व्यापार भी और देश के बाहर यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों उस समय हमारे पास हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा जाए किसके किसके साथ व्यापार होता था, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया, इन तीनों के साथ जो है वो व्यापार करने के साक्ष्य हमें मिले हैं। अफगानिस्तान, ईरान में टिन का व्यापार होता था और लाजवर्थ एक स्टोन था, इसका जो है वो व्यापार मेसोपोटामिया में भी हुआ करता था। तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों जो है वो हमारा उस समय बना हुआ था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। राइट, रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं और रिलीजन में हम बात करते हैं कि धर्म किस रूप में था। क्योंकि संस्कृत का एक हिस्सा होता है, धर्म का मतलब होता है वो नियम कानून जिससे आप अपना आपको उन्नत कर सकते हैं, वो रूल्स जिसकी वजह से आप आगे लेके जा सकते हैं। तो एविडेंस ऑफ टेम्पल नॉट फाउंड, यानी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर मंदिर नहीं मिला। ध्यान से सब पढ़ते जाना। हां, ये लोग जो है नेचर वर्शिपर थे, नीम, पीपल, देवी देवता, वो भी जो है प्राकृतिक देवी देवता, जैसे आज भी हम बात करते हैं तो अग्नि देवता की बात करते हैं, वरुण देवता। तमाम प्राचीन सभ्यताएं जो है वो नेचर के ही एविडेंसेस को निकालकर, ग्रहों के एविडेंसेस को निकालकर उनकी पूजा किया करते थे। तो ये प्रकृति पूजा यानी नेचर वर्शिपर माने जाते थे। आज भी हम देखिए पीपल की पूजा करते हैं, नीम को बहुत पवित्र मानते हैं, और तमाम जो है वो प्राकृतिक जो है देवी देवता जो गॉड एंड गॉडेसेस थे उनकी हम वर्शिप किया करते थे। लेकिन उनके लिए कोई खास स्थान हमने नहीं बना रखा था उन दिनों। ठीक है, माना जाता है, जैसा कि लिखा हुआ है कि एक्सॉर्सिज्म, मैजिक, इन पे हम थोड़ा विश्वास करते हैं। जादू टोना हो गया, भूत प्रेत हो गया, ठीक है, तो इस पे विश्वास किया जाता था। ठीक है, तो ये जैसे अभी आपने देखा कि रिसेंट में एक मूवी आई कंतारा, तो वेस्टर्न इसको अलग तरीके से दिखाता था, लेकिन कंतारा मूवी में आप देखोगे कि हमने अपनी संस्कृतियों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रबल अंधविश्वासी थे, प्रकृति के इन घटकों को हम ज्यादा अच्छा समझ पाते थे। वेस्टर्न ने हमें बहुत ही इसका बहुत पिछड़ा हुआ इसमें प्रूव करने की कोशिश की, वो हमारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया। तो कंतारा मूवी इसीलिए कहा जा रहा है कि आज ये सब चीजों का एक जवाब है। ठीक है, कि भाई हमारी हर संस्कृति के अपना एक मूल तत्व होते हैं, फंडामेंटल सेगमेंट्स होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहां तक तो आपने पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से अब आप तैयार होंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, यानी इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? बेस्ट इंडस सिविलाइजेशन क्या कैरेक्टर थे? 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं मेरी क्लास से आपको कितना फायदा हुआ, कितना आप जो है इस पे समझ पाए। तो कहता है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा कहता है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। तीसरा, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। चलिए देखते हैं कितना सही है आपका। They had huge palaces and temples. Second, they worship both gods and goddesses. Third, they use chariots drawn by the horses in war. Select the correct statement or statement using the code given below. A, 1 and 2 only. B, 2 only. C, 1, 2 and 3 only. D, none of the above statement are correct. तो जब हम बात करेंगे, अभी हमने देखा कि वे लोग मंदिरों का प्रयोग नहीं करते थे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आंसर करेंगे, मैं सिखाता हूं कि जब पेपर में जाओगे तो कैसे करोगे। काट दिया,
अभी हमने पढ़ा कि जो घोड़ों को पालने का कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है, हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करने का प्रमाण नहीं मिला ना हाथी का, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको पाल ही नहीं पाओगे तो उसको रथ में कैसे लगाओगे। तो क्या हुआ, उसी स्टेटमेंट से मैंने निकाला कि इसको मैंने काट दिया। अब बचा सेगमेंट, दे वर्शिप बोथ गॉड एंड गॉडेसेस। तो अभी हमने देखा कि वो नेचर में हम आज भी माँ प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी आज भी जो है वो जो है तमाम अग्निदेव इन सब लोगों के बारे में हम जानते हैं, वो प्रकृति के रूप में हम लोग उसको प्रयोग किया करते थे, पशुओं की प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो ऑब्वियसली दे वर्शिप बोथ गॉड एंड गॉडेसेस। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, वो ये सेगमेंट नहीं रहा। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? दो, यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी फीमेल गॉडेस भी थी। यहां कहने का मतलब है फीमेल गॉडेस और मेल दोनों के लिए ये लोग वर्शिप किया करते थे। तो आंसर इज 2। कितने लोग का सही हुआ? अगर सही हुआ तो +2 दे दो, और गलत हुआ तो -0.66 निकाल लो, पनिशमेंट भी दो अपने आप को। देखे सफर में कितना जबरदस्त रहा आपका। तो यहां तक की क्लास में मैं ये पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर पार्ट 1।